नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज व्यूज पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। पहलगाम हमले के बाद लगातार पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब जाकर उन हिंदुओं को इंसाफ मिलेगा जिनकी जान उन बेरहमी आतंकियों ने ली। और 7 मई वो दिन इतिहास में रचा गया जब ऑपरेशन सिंदूर रातों रात इस एक्शन पर काम करा गया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऋषि दीक्षित जी मौजूद हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला सवाल सर मैं यही लूंगी आपसे कि कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को आप? थैंक यू समीरा जी फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है, जैसा इसका नाम आपको स्पेसिफिक लग रहा होगा और बड़ा इसका महत्वपूर्ण मकसद भी है। पहलगाम में हमारी बहन बेटियों और माताओं का जो है सिंदूर गया, उनके सामने भाई की, उनके पत्नी की, उनके बेटों की निर्मम हत्या की गई उनके परिजनों के सामने। सिंदूर का बड़ा सिंबॉलिक और बहुत महत्वपूर्ण इंडियन मैथोलॉजी में इसका महत्व है। जैसा कि माना जाता है, ये सौभाग्य का प्रतीक है, ये शुभता का प्रतीक है। तो हमेशा जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं, उनको हमेशा आशीर्वाद दिया जाता है कि अखंड सौभाग्यवती रहिए, कि आपके माथे पे सिंदूर या चुटकी भर सिंदूर की जो बात होती है, ये बहुत अहमियत वाला होता है। ये उनकी निशानी होती है कि वो जो है सधुआ है, वो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं और उनका सम्मान उसी दृष्टि से किया जाता है। और इस चीज को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो सिंबॉलिक सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया है, ये बड़ा सोच समझ करके कि वहां पे मिटाने की कोशिश की गई, इवन मिटाया गया। हमारी माताओं बहनों और बच्चियों का ये सिंदूर मिटाया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर उसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि तुमने हमारे कुछ माताओं का, बहनों का, बेटियों का सिंदूर तो ले लिया है, लेकिन उस सिंदूर को हम ऐसा सिंदूर तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, तुम्हारे पुश्तें याद रखेंगे, एज ए नेशन तुम कभी इसको भूल नहीं पाओगे। और दोबारा जब कभी तुम्हारे पुश्तों में कोई आतंकवाद या आतंकी घटना करने की सोचेगा, तो उसको दोबारा से ये चीज दिमाग में लानी पड़ेगी कि इस सिंदूर ऑपरेशन के तहत इंडिया ने क्या किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ में। तो ये सिंदूर का महत्व हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर बहुत सोच समझ करके, बड़ी रणनीति के साथ में, एक अच्छा टाइम लेकर के तैयार किया गया। जबकि बहुत सारे एक्शंस इंडिया ने शुरुआती दौर पर जो लिए जा सकते थे, एक मानवीय आधार पर कह लीजिए या प्रेशर टैक्टिक्स या आर्म ट्विस्टिंग के तौर पे, वो यही मकसद था कि इसका रिस्पांस पाकिस्तान कैसे देता है। क्या उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये घटनाएं हमारे यहाँ से हुई हैं, ये नहीं होना चाहिए था, इसको कंडम भी नहीं किया। और वहां पे बैठे हुए जो उसके आका हैं, जो हजारों हजार की संख्या में आतंकवादियों को पाल पोस रहा था, उसके खिलाफ भी कोई ऐसा कुछ कदम नहीं दिखा कि वो कोई एक्शन लेता उसके लिए। तो कुछ बात होती कि नहीं, चलो कम से कम इस चीज को रियलाइज किया उसने। उसने हमेशा कहा कि हमारे यहाँ की घटना नहीं है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। जबकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत को मतलब भारत को रक्त रंजित कर रहा है। तो ऐसी चीजों को वेट करने के बाद लगातार पनाह दे रहा है। लगातार पनाह दे रहा है। तो अब ये बात उठती है कि इसको कहां तक सहन करना चाहिए। और वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज को देख रही थी। सारे विश्व में जितने बड़े बड़े कंट्री हैं, ताकतवर सुपर पावर्स हैं, उनके यहाँ भी आतंकवादी घटनाओं के जख्म मिले हैं उनको, और इसकी पीड़ा को वो भी समझ रहे हैं। इवन जब अमेरिका के राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप जब अपनी इलेक्शन की मुहिम चला रहे थे, तो उस टाइम भी उनको ऊपर फायर किया गया था और उनका कान से टच करते हुए बोली गई थी, और वो बाल बाल बचे थे। तो जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हो, आप छद्म रूप से घुल मिल करके इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनका की कोई औचित्य नहीं है और जिनकी कोई क्षमा नहीं है। ये तो राक्षसी प्रवृत्ति की बात है कि आप इंसानों को यूं ही मारे दे रहे हैं। चलिए, आपने अटैक किया, आतंकवादी घटना की भीड़ में कहीं से निकले और फटाफट फायर किया और चले गए। तो पहलगाम की आतंकी घटना विश्व की अन्य आतंकी घटनाओं से थोड़ा सा अलहदा है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से उन्होंने किया, सेपरेट किया, धर्म पूछा और धर्म को कई तरह से कंफर्म कराया गया। अब देखिए, आप
कि मतलब एक तो धर्म आपने पूछ लिया कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख है ईसाई हैं, लेकिन जो उसकी और उन्होंने तरीके अपनाए वो किसी मानवतावादी देश को एक्सेप्ट नहीं है। कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बातें करी उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर राक्षस हो गए हैं तो राक्षसी प्रवृत्ति कहाँ तक सही जा सकती है, कहाँ तक इस चीज को इग्नोर किया जा सकता है। अरे और ये सर, ये एक तरह बिल्कुल से सुधरने वाले नहीं है। इन पर आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दो और एयर स्ट्राइक करी है, ये बाज तो आने वाले नहीं है। अब क्या एक तगड़ा एक्शन और लेने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं सुधरेगा। तो अब जैसे शुरुआत इस गवर्नमेंट के टाइम पे हुई है पिछली बारी से, कि जब भी अब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पहले एक लक्ष्मण रेखा होती थी कि उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनको पकड़िए, उनके प्रूफ इकट्ठा करिए, फिर डोजियर बना के उस देश को दीजिए। उसके बाद में फिर जैसे अभी ये हाफिज सईद का मामला देख लीजिए कि बॉम्बे कांड में बिल्कुल। कितना बड़ा इसका इन्वॉल्वमेंट है, इसने किया है, लेकिन फाइलें घूम रही हैं और पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि नहीं हमारे यहाँ ही नहीं, ये तो कुछ जानते नहीं, इसके खिलाफ कुछ नहीं, आप यूएनओ में फाइल लेके घूमते रहिए। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कोर्ट कचहरी करते रहिए और आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो माइट इज राइट। तो आप अगर शक्तिशाली हैं तो उसका एक तरीका है कि आप आत्मरक्षा में आप स्वतंत्र हैं। ये एक सर्वमान्य नियम है कि आत्मरक्षा के लिए अगर आपको कोई कदम उठाना पड़ता है, इवन किसी को मृत्युदंड भी देना पड़ता है, तो जायज ठहराया जाता है, क्योंकि आप अपने खुद की रक्षा के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप कोई इरादतन नहीं कर रहे हैं कि नहीं इसको मार दें, जैसा वो लोग करते हैं कि नहीं मार देना है। और इस घिनौने तरीके से मार देना है कि मारने के बाद जब उन्होंने पूछा कि जो है हमें मार दीजिए, लेडीज ने कहा कि हमें मार दीजिए। देखिए वो सीन अगर आप उसको विजुलाइज करें और फील करें तो आप सोच सकते हैं क्या मंजर रहा होगा। जब उन्होंने कहा कि नहीं आप हमें कोई छोड़ दे रहे हैं, हमें भी मार देना चाहिए, तो कहा नहीं तुमको इसी हाल में छोड़ेंगे, तुम जाके मोदी को बताइएगा ये बात मोदी को बताइए। मोदी हमारे गार्जियन हैं, फादर फिगर है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और इतने सक्षम और इतने विजनरी और इतना जहां पे जो एक्शन लेना है, जिस लेवल का एक्शन लेना है, बड़े धैर्य के साथ में, बिल्कुल। वो बोलते कम है लेकिन काम बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। और ये जो प्लानिंग चली है इतनी सारी मीटिंग्स के बाद में, हर लेवल पे छोटे से लेकर बड़े लेवल तक की मीटिंग उन्होंने करी है। चाहे वो सीडीएस की मीटिंग रहे, सीसीएस की मीटिंग रहे, विपक्षी दलों के साथ मीटिंग रहे, स्टेप बाय स्टेप वन टू वन मीटिंग करके हर चीज को समझना, ये एनएसए के साथ में बैठना, बाकी स्थितियों का जायजा लेना, सेम टाइम पे सारे वर्ल्ड के जो देश हैं उनके क्या बोलते हैं, जो उनके राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, जो भी हेड ऑफ नेशंस हैं, उनको हर चीज के बारे में एक एक चीज करना, बताना उनको कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है और इस तरीके से हुआ है। राजदूतों को जो है बुला करके सब घटना की जानकारी देना, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से कि हमारे साथ क्या हुआ है, हम कहीं पे इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहे, कोई दिखावा नहीं है, ये सत्यता है। और हमारी सत्यता को हमेशा कई देशों के द्वारा डाइल्यूट कर दिया जाता था एक टाइम पे इंटरनेशनल फोरम में। तो ये जो बड़ी चीज थी कि उन्होंने इसमें, अच्छा इसके पीछे अभी का नहीं था, अभी का कार्य नहीं था, पिछले 2014 से जो हमारे प्रधानमंत्री सारे देशों के साथ में अच्छे संबंधों के लिए जाने जाते हैं, सबकी देखभाल करने के लिए जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेकर वो चल रहे हैं, तो इतना गुडविल उनके फेर में बन गई थी। और उनकी बात को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मोदी जी ने यह बात कहा तो गलत हो सकती है। उनकी मंशा पे किसी को जो है गलत नहीं लगा कभी भी, और हमेशा जो है सही का साथ देते रहे, सही सलाह देते रहे। इवन रसिया हमारा मित्र था, मित्र है, और जब यूक्रेन के साथ उसका वार चल रहा था तो दोस्ती जरूर निभाई, लेकिन जब जब भी गए हैं तो यही समझाया कि युद्ध से कोई भला नहीं होने वाला, आप दोनों लोग युद्ध बंद करिए, लेकिन साथ में रसिया का नहीं छोड़ा, बहुत प्रेशर आने के बाद भी। तो ये मिसाल है, और ये एक अच्छे अच्छे गुण जो है, मानवीय गुण है ये, इनको हर कोई, ये सौभाग्य है इंडिया का कि बड़े लंबे समय के बाद एक इस तरह का हमें नेतृत्व मिला और जिसपे हमें भरोसा करना चाहिए। और आज की तारीख में हम देख सकते हैं कि विपक्ष जो इतना हॉस्टाइल रहता है हमेशा पे, इस मामले में एकजुट होकर एक मुट्ठी की तरह बंधा हुआ उनके पीछे खड़ा है, क्योंकि उनको विश्वास और कह दिया है कि जो आप निर्णय लेंगे हम पूरे के पूरे उसमें आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जो भी निर्णय मोदी जी लेंगे, हमारे प्रधानमंत्री लेंगे, उसमें कहीं भी थोड़ा बहुत भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। और उसका आप जो है सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि शुरुआत में उन्होंने पहले नदियों का पानी रोका, 5 एक्शन पहले लिए, ये शुरुआत में ही 22 में, 23 से एक्शन शुरू हो गए थे, 23-24 से। तो उसके बीच में जो उसके असर
पाकिस्तान पे आने लगे थे, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में गिड़गिड़ाने लगा था कि भाई हमारा इसमें दोष नहीं है, भारत को समझाइए और वो कि हमला ना हो हमारे ऊपर, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। लेकिन किसी ने भी उसकी उसकी बात को सुनते हुए उसको 15 दिन का टाइम भी मिला कि आप तो कुछ करिए, अगर ऐसा कह रहे हो तब दिखे तो सही कि आप आतंकवादियों के खिलाफ आप क्या कर रहे हो। जनरली ये होता है कि कोई बच्चा बदमाशी करके आता है तो दूसरे पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को बताते हैं, तो वो पेरेंट्स उसको ठीक करते हैं, उसको डांटते हैं, डपटते हैं, पिटाई भी करते हैं, जो भी। लेकिन अगर वही पेरेंट उसको बढ़ावा देने लगेगा तो अगली बार वो पड़ोसी उसको शिकायत नहीं करेगा, उसको अपने हाथों से सबक सिखाएगा उस बच्चे को कि तुम अब इसी के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुमको खुद ही जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आप हमारे ऊपर अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब हमें ही सबक सिखाना पड़ेगा। तो जब हम उस पोजीशन पे आ गए हैं और आत्मरक्षा के अधिकार का हमारा अधिकार था, और बड़ा हीनियस क्राइम किया था पाकिस्तान के मार्फत आतंकवादियों ने, तो ये जरूरी था और ये होना ही था। ऐसा सबक है कि अब सर एक सवाल मेरा ये है, अगर पाकिस्तान अब फिर दोबारा कुछ करता है तो इसका एक परमानेंट इलाज तो होना चाहिए ना, एक परमानेंट इलाज, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाला है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो उसमें देखिए, जो भी पहला एक्शन ये लिया गया है इस बार, बड़ी गहराई से लिया गया है कि सारे इनके जो आइडेंटिफाइड, ऐसे नहीं कि इंडिया गया और जहां मिसाइलें वहां पे दाग दी और 9 पॉइंट ऐसे ही कर लिए, उनके पास पुख्ता जानकारी तमाम समय से जब से आतंकवाद चल रहा, तो ऐसा नहीं कि इंडिया को मालूम नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक एक चीज की बिल्कुल माइन्यूट जानकारी, माइक्रो लेवल की जानकारी हमारे पास थी, और उसको मालूम था कि कहाँ कहाँ पे हमें इसको नेस्तनाबूद करना है, तो उसका प्रतिफल आगे क्या होगा। तो बड़ा अच्छा और सटीक एक एग्जाम्पलरी इंडिया ने एक्शन लिया है कि आप सोच सकते हैं कि जहां कहीं भी ये लोग छुपे हैं, जहां कहीं इनके अड्डे बने हुए हैं, तो क्या उसके आसपास सिविल पॉपुलेशन नहीं होगी? ये तो छुपाए जाते थे सिविल पॉपुलेशन के बीच में, वहां के बीच में रह के अपने ऑपरेशन चलाते थे, क्योंकि इनको शील्ड मिली रहे। लेकिन ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग को चुना गया जिसपे निर्णय किया गया था, यही वो बिल्डिंग है, यहीं पे सारे छुपे हुए हैं, यही इस बिल्डिंग का यूज करते हैं वो, और यही से तमाम सारी उनकी गतिविधियां चलती हैं। तो हमने जो एवरेज निकाला है, जैसा हमें डेटा मिला न्यूज चैनल्स के माध्यम से, तो 9 जो है एक ठिकाने थे, तो एवरेज मान लीजिए 150, किसी में 500 थे, किसी में 100 थे, किसी में 90 थे। तो हमने एवरेज जो निकाला है 150 से 250 या 200 के अंदर में एक कैंप पे रहे होंगे। तो मान लीजिए 1,500 आतंकवादी जो उनकी नर्सरी के थे, उनके बड़े छोटे मीडियम सब तरह के लीडर वहां पे छुपाव लिए हुए थे, और उनको वहां पे रखा गया था। तो सोच रहे थे कि बड़ा अच्छा बना हुआ है और तमाम सारे बंकर स्टाइल में सब बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब स्ट्राइक की गई और उनको टारगेट किया गया, तो रात में जब वो सो रहे होंगे तब उनको पता चला कि ये धरती कहाँ से हिल रही है और ये क्या हो गया अचानक से। उनको सोचने का भी मौका नहीं मिला, और शायद अपने इष्ट को भी याद कर पाए होंगे कि नहीं याद कर पाए होंगे, 72 हूरें भी उनको याद आई होंगी कि नहीं याद आई होंगी, क्योंकि उनको कहा जाता था कि अगर आप इस मसले में मारे जाते हैं या आपको मार दिया जाता है, तो बहुत अच्छी सी बात है कि 72 हूरों का एक कॉन्सेप्ट उनको दिया गया है, इसका मतलब और कुछ नहीं चाहिए। तो 72 हूरों की जो थ्योरी चलती है, जो सिखाया बताया जाता है हमको, तो आप समझ सकते हैं उनका माइंडसेट क्या है, उनका नजरिया जो है वुमेन पावर के लिए क्या उनका नजरिया है, क्या आप मरेंगे तो 72 हूरों के पास जाएंगे, ये उनका कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब इतनी जहां घृणित सोच हो, जहां पे इस तरह की आइडियोलॉजी सिखलाई जाती हो, जहां पे बचपन से ही इसी धारा में उनको ढकेला जाता रहा हो, मार काठी सिखाई जाती रही हो, तो वो क्या सीख सकते हैं? उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनकी समझ से बाहर, उनको समझाया नहीं जा सकता। आज ये मारे गए इतने, तो जो भी कुछ बचेंगे तो फिर दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन उनके तंत्र पे इतना गहरा प्रहार कर देना चाहिए कि दोबारा से अब वो उठ के खड़े न हो पाए। और जब जब भी ऐसा हो, हम तो ये कह रहे हैं, एक तरीका और है कि जब जब भी ऐसा लगे, थोड़े नहीं, हमारे पास इंटेल है, हमारे पास सूचनाएं हैं, हमारे पास खुफिया तंत्र बड़ा मजबूत है, तो जब जब भी इवन एक भी दिखाई दे कि एक ये पनप रहा है, थोड़ा सा बड़ा सा, जैसे अपने यहाँ अपनी कम्युनिटी में देखते हैं गुंडा तैयार हो रहा है, सबके नजर में चढ़ जाता है। तो जब ऐसा आतंकवादी, चाहे अपनी बाउंड्री के अंदर हो तथाकथित, चाहे उस पार हो, उनको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए।
उसमें पूछना नहीं है कि अब ऐसा करेगा तो फिर हम बड़ा अटैक करके फिर एक ऑपरेशन चलाएंगे, फिर कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि जड़ को बिल्कुल उखाड़ देना है, जड़ को इस तरह से कर देना है कि दोबारा से वो पनप ना पाए। और इतना थ्रेट उनके मतलब इतना भय हो जाना चाहिए कि नहीं, ये हमारा रास्ता नहीं, इस रास्ते पे भी जाएंगे तो हम सक्सेस नहीं होंगे। 72 हुरें तो मिल जाएंगी, पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, किसने देखा है वो। लेकिन जो तुम्हारा सोच है, तुम्हारी सोच है जो, और जो तुम करने जा रहे हो, जो राक्षसी प्रवृत्ति आप करते जा रहे हो, इसका कोई अंत तो होगा। बड़े बड़े सोच से तालिबान। सर मेरा सवाल ये है, सोच से सर मेरा सवाल ये है कि कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो यहाँ पर धर्म पूछ पूछ कर मारा गया है। क्या वाकई में आतंकवाद का धर्म होता है? क्योंकि ये सवाल ना पहले नहीं उठता था, लेकिन इस पहलगाम हमले के बाद लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई में आतंकवाद का कोई धर्म है? देखिए, ऐसा है, जो जिस आइडियोलॉजी को मानता है, मैं धर्म की आपको व्याख्या बता देता हूँ कि धर्म शब्द एक जो है, जिस चीज को आप मानते हैं उसको शिद्दत से उसके सिद्धांतों के मुताबिक आप करेंगे, वो आपका धर्म है। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, नेता का धर्म क्या है, देश का धर्म क्या है, पड़ोसी का धर्म क्या है, ये सब चीजें उस समाज के हिसाब से उनकी व्याख्या की जाती है। इसी तरह से आतंकवादियों का धर्म सिर्फ आतंक फैलाना है और मारकाट करना है, ये उनका धर्म है। और जो हमने किया है, ये हमारा देश धर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। तो धर्म का मतलब एक पर्टिकुलर मजहब नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही पर्टिकुलर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। धर्म जो है, जो आप धारण करते हैं। संस्कृत में धी धातु से बना है ये शब्द। तो धर्म जो है, धर्म बोलते हैं ना कि ये तुम्हारा धर्म नहीं था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पिता पुत्र का झगड़ा होता है तो बच्चे को यही डांटा जाता है कि तुमको पिता का सम्मान करना है, तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारा धर्म नहीं है। मीन्स जो परंपराएं हैं, जो इथिक्स सेट की गई हैं, आप उसके बियॉन्ड जाएंगे तो अधर्म होगा। उसको समाज के मुताबिक जो मानदंड मापक तय हैं, विवेक के मुताबिक जो आप कार्य करेंगे, वो आपका धर्म होगा। तो धर्म का यहीं तक सीमित है। धर्म तो उन्होंने पूछा हिंदू मुस्लिम के नजरिए से, बट धर्म है क्या वो जानते नहीं। वो जो कार्य कर रहे हैं वो धर्म है। जैसे वो आतंकवाद फैला रहे हैं तो उनका आतंकवाद करने का धर्म है। और हमारा जो है मानवता को पालित पोषित करने का, सबका साथ सबका विकास करने का, वसुधैव कुटुंबकम का धर्म भारत का है। और देखिए, सबसे जो मजेदार बात यह है कि इतना सारा हो जाने के बावजूद भी भारत देश ने इंश्योर किया है कि किसी भी सिविलियन की जान न जाए, किसी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल। टारगेट नहीं किया गया, किसी भी उसमें भी सर राजनेता को। पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे आम लोग मरे हैं, उस पे पाकिस्तान तो ये भद्दे बयान दे रहा है। नहीं, वो तो उसका काम है। देखिए, वो तो उसका काम है, लेकिन हम तो क्लियर है ना, हमने किया है ना, पाकिस्तान ने तो नहीं किया। वो हमें मालूम है कि हमने क्या किया। तो जो हम कहेंगे उसका दम है, वो दम दिख रहा है। अब दूसरी चीज हम्म। जो देखने में आई, सबसे बड़ी जो मजे की बात समझ में आई है कि वो आतंकवादी जो किसी का भी खून बहाने से नहीं डरता था, आज वो कह रहा था कि हमारे परिजन मारे गए, हमें उनके साथ मार दिया जाता तो अच्छा। तो ये जो करंट बिल्कुल। दिया गया है उसको, 11,037 का बोल्ट का जो करंट उसको दिया गया है, आज उसकी आत्मा अंदर से बोल रही है। आफ्टर वो भी इंसान है। जब अपने पे आती है, आपकी उंगली दबती है, आपकी उंगली जलती है, तो आपको कष्ट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वो एक किसी दूसरी धातु का या किसी दूसरे उसका बना हुआ है, उसके संस्कार थे, उसको सिखाया पढ़ाया गया, वो उस लाइन में चला गया। और उस लाइन में चले गए तो लोग उसको आगे शाबाश शाबाश करके आगे करते रहे। अब उसको लगा यही हमारा जीवन की शैली है, यही हमारा धर्म है। जो आपने धर्म पूछा ना, तो उसको लगा कि यही हमारा धर्म है। अब बाकी जो उनके अलावा उनकी मान्यताओं को नहीं मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे रिलीजन हैं, दूसरी फेथ को जो फॉलो करते हैं, वो सारे उनके दुश्मन हैं। अब उनको ये सिखा दिया गया, दिमाग में भर दिया गया कि आप जो है अगर इनको न्यूट्रलाइज करके इनको मार देंगे तो आपको उतना ही ज्यादा उसका पुण्य मिलेगा। ये वहां सिखाया गया है, वहां लिखित में ये सब चीजें हैं। वो काफिर एक शब्द जो है ज्वाइंट कर दिया गया है। अब किस वजह से, किस लिए उनके जो है पूर्वजों ने या उनके जो महाजन बड़े लोग थे जिन्होंने रास्ता दिखाया फेद का, ऐसी चीजें तो हमारे ख्याल में कोई धर्म कहीं से भी किसी एंगल से भी स्वीकार मतलब कहता नहीं है कि सभी धर्म आपस में प्रेम से रहना ही सिखाते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह रहना सिखाते हैं, मानवता का धर्म ही सिखाते हैं, जहां तक हम जानते हैं।
लेकिन अगर सर कोई यही धर्म है ना हमारा, ये हिंदुस्तान का धर्म है जहां हम ये हमला हुआ उसके बाद हिंदुस्तान की एकता साथ में दिखी है, चाहे विपक्ष हो पक्ष, दोनों पक्ष साथ में बैठ के काम करा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमेशा करना पास होते हैं, अपने अपने हक के लिए हर आदमी आवाज उठाता है, हर कोई इस बात के लिए जोर लगाता है, विरोध करता है, पावर में आने के लिए कि हमारी सत्ता रहे, वो भी प्रयास अच्छे बुरे सब होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जनता के ऊपर है, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ बिल्कुल। की जो भावना है अपने संविधान की, वो बहुत ही प्योर है। लेकिन क्या है कि हम्म। उसके दुष्परिणाम जब ज्यादा लोग उसको जकड़ लेते हैं अपने सिस्टम के तहत, उनकी परिभाषा उनके हिसाब से शुरू हो जाती है। नहीं तो ये हमारा जो हम्म। देश है, ये फॉर द पीपुल बाय द पीपुल का एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के बिल्कुल। लिए कार्य करने वाली सरकार का चुनने का हक जनता के पास पावर दिखाई जाती है कि जनता ही पावरफुल है यहाँ पे। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो आखिरी जनता सवाल के लेना द्वारा चुना चाहूंगी सर, समय की कमी है तो आखिरी सवाल लूंगी। मॉक ड्रिल भी साथ में हो रही है और पाकिस्तान को जवाब भी दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देश में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल के ऐलान हुआ है। मॉक ड्रिल तो हमारे ख्याल में हर किसी नागरिक को, जो भी समझ सोच में आ जाता है, बच्चा है, स्कूल गोइंग है, डॉक्टर्स हैं, नेता हैं, तो ऑफिसर्स हैं, इन सबको ये मॉक ड्रिल का मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आपके दिमाग में क्या इंटरव्यू चल रहा है कि ऐसी घटना होगी तो आप क्या करेंगे। यहाँ इस चीज की कमी है। बिल्कुल। यहाँ जब घटना आ जाती है तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता। तो ये कहने का मतलब है कि ऐसे जो अभी मॉक ड्रिल कराई गई है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट माना जाता है कि क्यों कराई गई है, ये है एयर रेड के हम्म। लिए। बेसिकली ये अटैक होता है हवाई जहाज का, सायरन बजते हैं, तो आपको कहा जाता है कि अपनी लाइट वगैरह बंद करके बिल्कुल साइलेंटली कहीं रहें जहां से विजिबल ना हो। एक तो ये इसका पार्ट हो गया जिससे वो टारगेट न कर पाए, क्योंकि लाइट से ही पता चलता है कि पॉपुलेशन यहाँ पे है और यहाँ पे ये खैर आजकल तो उससे आगे मामला निकल गया है, सब टेक्नोलॉजी है, हर चीज पिन पॉइंट है, सबको मालूम हाँ। है कौन सा शहर कहाँ पे है, कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। तो इसका एक ही मकसद है कि बीच में आपको रिमाइंड कराया जाए कि जब देश, ये आपातकाल होता है, हमने ये डिक्लेयर तो नहीं किया कि वार किया, हम वार पे नहीं है, लेकिन वार की प्रिपेयर्डनेस पे हैं। वार की प्रिपेयर्डनेस पे इसलिए है कि कुछ भी हो सकता है, हमने किया तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इल्मी इल्मी होता है, शत्रु शत्रु है और उसके पास भी ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है, लड़ने के लिए तो है ही है ना। जब आदमी एक कमजोर हो जाता है या कुछ भी हो, तो जब दूसरा उसको मारता है तो उसको अगर मुंह में उसका बिल्कुल। हाथ आ जाता है तो वही काट लेता है। तो उस चीज से बचने के लिए कि कोई अनहोनी ऐसी ना हो और हम जानकारी के अभाव में उसके ट्रैप में आ जाए, तो जब ऐसा होगा तो बाई चांस अटैक हो गया तो कहाँ पे लोग कितने घायल हुए, तो घायलों को फटाफट किस तरीके से, ये सोचने का उस टाइम समय नहीं होगा, पहले से तैयारी रहेगी कि घायल हुए हैं तो उनको कैसे निकालना है, जिनकी डेथ हो गई उनके लिए क्या करना है, आग लग गई तो उसको कैसे बुझाना है, कैसे कैसे उस बिल्डिंग से बाहर लाना है। इसी की एक प्रक्रिया है। तो मॉक ड्रिल का हम्म। मतलब एक जो अभी आया यूज में, इसकी एक्सरसाइज है, जैसे हम लोग फौजी लोग करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप ये मत सोचिए कि सेना सिर्फ जब लड़ने का बटन दबाएगा तभी है, वो अनवरत जो है इसकी ट्रेनिंग करती रहती है। जो आज आप देख रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग में शुमार रहता है, उनको पूरे साल ये बिल्कुल। सब चीजें अपनी अपनी करनी होती हैं, जिससे मौके पर जब मौका पड़े, जैसे आज भी करके दिखाया है कि एक भी किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। नहीं यार, वो तो गलती से मिसाइल उधर चली गई थी, मारना इधर था, हम्म। लेकिन अब क्या करें, वो तो चली गई दूसरी तरफ, तो वहां कैजुअलिटी हो गई सिविलियंस की। ये पहला उदाहरण मैं देख रहा हूँ कि इतनी बारीकी से, इतने प्रिसीजन से, हम्म। इतने प्रकाशन के साथ में इस तरह का अटैक हुआ है कि जो हमने टारगेट किया था, जो हमने डिसाइड किया था, उससे फालतू दाएं बाएं हम 1 इंच भी नहीं गए। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी ट्रेनिंग और हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा सपोर्ट, देश का सपोर्ट, देश के नेता का सपोर्ट, हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट सेनाओं के प्रति, आज सारी सारी जनता, देश की 140 करोड़ जनता जो है, वो हमारे सैनिकों के पीछे खड़ी है। तो पीछे खड़ी का मतलब नहीं उनको साथ लड़ रही, लड़ते तो सैनिक ही हैं, लेकिन वो पीछे से मुड़ के देख रहा है कि हमारे अपने लोग हमारे साथ में खड़े हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं उस पर मीन मेख नहीं निकाल रहे हैं कि नहीं यार तुमको तो जाना चाहिए था, अब इतनी 9 9 जगह अटैक किया तो 15 20 और कर लेते हैं, 140 बार बिल्कुल। अगर आपने मसाले दागे हैं तो इसी बीच और कर लेते, दोबारा जाना नहीं पड़ता। वो व्याख्याएं बाद की बात है, जो लड़ रहा होता है फ्रंट में और जो कमांडर होता है, जो इवन सिपाही भी साथ में एक्शन ले रहा होता है फ्रंट के ऊपर, उसका अपना दिमाग काम करता है उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख करके मॉक ड्रिल
हमेशा हर चीज की एक्सरसाइज होती है। मॉक ड्रिल का मतलब आप उसका इंटरव्यू और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। मान लीजिए प्रैक्टिस है, तो किसी भी हम्म चीज की प्रैक्टिस करेंगे उसको मॉक ड्रिल करेंगे। जैसे ल्यूट कोर्ट होते हैं, वकील लोग अपना जो है जज बनता है, कोई बहस करता है, कुछ करता है, तो लाइक दैट वो बड़ी कोई ऐसी चीज नहीं है। बट सतर्कता सावधानी हमेशा ही बरतनी चाहिए। और हमेशा ही घर में कि किचन में आप हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, काम कर रहा है कि नहीं, लगा है लेकिन काम कर रहा है कि नहीं कर बिल्कुल। रहा है, कैसे चेक करेंगे। आपकी गाड़ी में अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें पानी डला हुआ है हम्म प्रॉपर कि नहीं, ये सब मॉक ड्रिल है। मतलब उसमें सब कुछ है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। कोई दिक्कत आएगी तो आपके दिमाग में कि यार पानी नहीं है, अगर तो हम इसमें ये बोतल हमारे पास रखी है डिजिटल वाले, हम पानी डाल लेंगे उसको। तो इन हम्म सब चीजों की जरूरत होती है। अचानक से कोई चीज आती है तो पैनिक क्रिएट होता है। खास करके जब मरने मारने और डिस्ट्रक्शन की बात आती है, लड़ाई डिस्ट्रक्शन का एक भयावह स्वरूप होता है। उसमें बोलते हैं ना एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, वो बहुत सही बात है। उस समय फिर नहीं देखा जाता है कभी यही चीज वार होती है ना, हम अटैकिंग मोड में होते हैं, उसके साथ लड़ रहे होते हैं, इतना हिसाब किताब नहीं हम्म लगाया जाता कि कहाँ सिविलियन मर रहे हैं, कहाँ क्या बिल्कुल। हो रहा है। वहां तो अटैक होता है, कब्जा होता है, चलते चले जाते हैं और सब कुछ किया जाता है उसमें, हम्म वो जायज भी होता है। तो ये मॉक ड्रिल जो है हम लोगों को अपने जीवन में अपने हर कार्य के लिए, खाली ये नहीं है एक, ये तो इस समय न्यू जनरेशन को हम लोग तो इसको जान रहे हैं, और जो आने वाले हैं हम्म उसको मान के चलना चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर फील्ड को, सब्जेक्ट को रख के आप मॉक ड्रिल करें। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ाई की बार बार पढ़ते हैं जिससे गलत ना हो, इसी तरह अपने बिल्कुल। जीवन में आप जाते हैं, सड़क पर निकलते हैं कि हेलमेट पहना है कि नहीं पहना, लेन प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा है कि आप रोड पे आगे चलते ही चले गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसके प्रिकॉशंस लेने के, बचने के तरीके का पुख्ता करना, उसको प्रैक्टिस में लाना और मॉक ड्रिल से उसको रिफ्रेश करना, ये बहुत जरूरी है। हम्म इसीलिए ये इत्तेफाक की बात है कि आज के लिए मॉक ड्रिल रखी गई थी। ये तब होता जब कुछ हम्म होता, लेकिन देखिए इसी के हम्म बीच में सब कुछ हो गया जो हमें करना था, जितना हमने प्लान किया था आज की देखिए, डेट में। कहीं ना अब कहीं आगे का तो सरकार आगे ने है। बड़ी समझदारी से काम किया है। सरकार ने और हमारे सेना ने बहुत ही समझदारी से काम किया है, ये काबिले तारीफ है। क्योंकि पाकिस्तान तो यही देखते रहेगा ना कि भारत में अभी मॉक ड्रिल चल रहा है, अभी समय है, हम अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। नहीं, स्ट्रेटेजी पे हम लोग भी काम कर रहे थे, जो समय लगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होता है जब इस तरह के मोबिलाइजेशन या कोई आप कुछ एक्शन पे आते हैं, तो धीरे धीरे होता है। एकदम से नहीं कि जहाज वहां से बैठा वहां से जाओ तुम वहां पे ये करके आ जाओ। उसकी प्लानिंग होती है, उसकी स्टडी होती है, उसकी फीडबैक होती है, खुफिया इनपुट होती है, तमाम बारी उसको क्रॉस चेक किया जाता है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बंदे ने बंदूक में गोली भरी और फायर कर दिया। इसके हम्म फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, नेशनल, इसके बहुत सारे रिpercussions होते हैं। अगर आपकी चीजें सारी अच्छी हो जाती हैं, बोलते हैं ना कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ विक्ट्री। तो बिल्कुल। आज की जो हमारी मुहिम रही है, आज का जो हमारा एक्शन रहा है, ये हम इसको विक्ट्री मान रहे हैं कि हमारी कोई कोई लोग हताहत नहीं हुए, कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ, और हमने अपना सिद्ध किया हुआ टारगेट जो हमने संकल्प लिया था उसको पूरा करके आ गए। तो ये हमारी गहन हम्म मेहनत, कड़ी ट्रेनिंग और अपने बड़ों का जो विश्वास, बड़ों का सेना के ऊपर विश्वास, सेना का अपने पॉलिटिकल बॉसेस जो गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास, ये आपस में हम्म एक दूसरे को संबल देते हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप जो कर रहे हैं सही है, इस पे कहीं नहीं। जैसे कई बार पीछे कई उदाहरण आए थे, ये पहली बार ही हमने देखा और बड़े बड़ी प्रसन्नता का विषय विषय है ये, कि किसी ने भी एक बार गलती से भी नहीं कहा कि नहीं ये गलत है, हम गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। डे वन से कह दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर जी, मोदी साहब, आप जो निर्णय लेंगे। अब डिसप्रेशन जो दिख रहा था, बाद में लोगों ने बोला अभी तक कुछ हुआ नहीं, वो नेचुरल रिएक्शन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एड्रेस में कहा था कि हम उस चीज को समझ सकते हैं। जो अधीरता दिखती है, ऐसे केसेस में अधीरता बिल्कुल होती है। अधीर हम लोग भी थे, लेकिन अधीरता के साथ साथ हम्म धैर्य और समझदारी का भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ये अच्छे लीडर की पहचान है। उन्होंने कोई रिएक्शन किसी के कमेंट का वो न करते हैं, ये उनकी बड़ी खूबी है। वो पॉलिटिकल रैलीज में इलेक्शन के टाइम पे जो जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन जनरली आपने देखा होगा ना, तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के, वो संसद में जो चलता है वो भी एक अलग है, वहां का वो वहां की क्या बोलते हैं परिपाटी अलग है, हाँ तरीका अलग है। वो भी एक हाँ तरीका है, तो उसमें सब लोग कहते हैं एक दूसरे को। लेकिन कभी भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं हम्म किया है, जबकि उनका क्रिटिसिज्म बहुत होता। तो ये बहुत बड़े धैर्यवान व्यक्ति की, बहुत गंभीर व्यक्ति की, और भारत में जो नेतृत्व आज की डेट में मौजूद है, जो हमारे हम्म मिनिस्टर्स की टीम है, कैबिनेट है,
और साथ में जो हमारे अधिकारी हैं उसी देखिए, जब नेता सही होता है तो सब उसके साथ चलते हैं। बिल्कुल महाजनों बिल्कुल गतो सपंथा संस्कृत की उक्ति है कि बड़े लोग और महान पुरुष जिस तरफ चलते हैं तो वही रास्ता बन जाता है। तो जब आप एक लाइन खींच देते हैं, एक क्लियर कट विजन दे देते हैं, तो आपका वो मिशन बन जाता है। क्लियर विजन से आप चल पड़ते हैं तो वो फिर एक मिशन बनता है, और मिशन सबके लिए नहीं होता। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक टास्क बीरर होता है देश का। उसके हर एक एक्शन और रिएक्शन को पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व उससे प्रभावित होता है। आज हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। पिछले 2014 के बाद से जो इनके सारी चीजें तमाम चलती रही, लोग उसका बुराई भी करते रहे, ये तो यात्राएं करते रहते हैं, इनका तो काम ही यही है। खैर उनका काम है वो, लेकिन आज उसका देखिए कि इतने अच्छे रिलेशन सबके साथ में है, इतना विश्वास उन्होंने कायम कर लिया है कि हम दूसरे देशों के साथ हमेशा कोविड के टाइम पे देखिए बढ़ चढ़ के जो है सारे देशों की मदद करने के लिए जब हमारा देश आया है, हमारे एक शक्ल पे हमारे चलिए, हमारे ही अपनी चीजों से। थोड़ा समय समय की थोड़ी कमी है। हम अपनी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर रातों रात जब पूरा देश सो रहा था, उस वक्त हमारी सेना, हमारे जो आम लोग हैं उनका हिसाब चुकता कर रही थी। कब से 22 तारीख से हमें इंतजार था। ऑपरेशन सिंदूर को आप लोग कैसे देखते हैं? हमसे बात करी रक्षा विशेषज्ञ ऋषि दीक्षित जी ने, हमसे बातचीत करी, हमें बताया किस तरीके से सेना काफी एक्टिव रही। आप लोगों को क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।